हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स इन अकाउंट्स में। आज क्या करेंगे? आज हम ना एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में एक कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले मैं आपको बताऊं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि कभी-कभी क्या करते हैं एनपीओस ना, एनपीओस पता है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस पर हमने काफी सारे वीडियोस पहले भी डाले हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो कभी-कभी ये जो एनपीओस होते हैं, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बचे बने, तो वो क्या करते हैं, किसी किसी चीज के लिए फंड बना के रखते हैं। फंड मतलब पैसा बचा के रखते हैं किसी काम के लिए। तभी हमने इस टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जैसे मान लो कि अगर स्कूल है, तो स्कूल ने क्या करा है, प्राइजेस देने के लिए एक फंड बना के रखा है जिसका नाम उन्होंने कह दिया, मान लो प्राइज फंड, है ना। बिल्डिंग फंड के ये पैसा रखा है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, तो उन्होंने टूर्नामेंट कराने के लिए फंड बना के रखा। तो फंड जो होते हैं ना, फंड बेसिकली क्या हमने बताया कि किसी खास काम के लिए पैसा रखा हुआ। तो मैं इसको अगर बोलूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसको हम ये कह सकते हैं ईयर मार्क्ड अमाउंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। या मैं ऐसे बोलूं, अमाउंट ईयर मार्क्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब क्या, किसी खास काम के लिए बचा के रखा हुआ पैसा। अमाउंट ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क का मतलब होता है उसके लिए बचा के रखा है हमने। मार्क्ड फॉर स्पेशल पर्पस, किसी खास काम के लिए पैसा बचा के रखा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, प्राइजेस फंड, इसी तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आती है कि फंड्स को, इससे बारे में और रिलेटेड कुछ खास बातें डिस्कस करें। देखिए दोस्तों, फंड्स जो होते हैं ना, फंड्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। फंड्स को यानी बैलेंस शीट से शो करने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि फंड जो है ना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। वो कहां पर आते हैं? वो बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में किस तरफ आते हैं? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। क्योंकि देखो, जैसे रिजर्व्स होते हैं, किसी खास काम के लिए बचा के रखा, तो एनपीओ के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गई ना, है ना, कि भाई ये पैसा हमने, हमारी लाइबिलिटी है कि हमने इस खास काम के लिए पैसा बचा के रखा है। तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आते हैं। अगली बात, कभी कभी ना ऐसा भी होता है, समटाइम्स समटाइम्स हम क्या करते हैं, इस फंड्स को ना इन्वेस्ट भी कर देते हैं। इन्वेस्टेड, कभी कभी जैसे क्या मतलब, जैसे सपोज करो हमने ना एक बना रखा है टूर्नामेंट फंड। हमें पता है हमने ये फंड टूर्नामेंट जो है साल बाद कराना है, 1 साल बाद कराना है, 6 महीने बाद कराना है, 8 महीने बाद कराना है, या 2 साल बाद कराना है। तो अभी हमें उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो रखा हुआ है ना। देखो, ये फंड आते कहां से हैं? फंड देते हैं मेंबर्स, है ना। जैसे मान लीजिए स्कूल में स्टूडेंट्स बिल्डिंग फंड देते हैं, तो वहां से पैसा आया, ठीक है। तो अभी हमें फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, तो एनपीओ उसको सोच सकते हैं, भाई बजाय इसको कि हम कैश की फॉर्म में रखें, लिक्विड फॉर्म में रखें, क्यों ना इसको इन्वेस्ट कर दिया जाए। इन्वेस्ट करने के दो फायदे होंगे ना। एक तो देखो, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ आपको इनकम भी मिलेगी, है ना, इनकम भी मिलेगी। दूसरी बात है, पैसा आपका सेफली पड़ा है, क्या पता है जब जरूरत होगी, क्योंकि कैश में ना तो खर्च हो जाएगा। तो अगर क्या नाम है, अगर इन्वेस्ट करके रखा होगा तो पता है यहाँ पर है, जब जरूरत होगी तब इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे और पैसा अपना ले लेंगे। तो कभी कभी मेरा कहने का मतलब है कि एनपीओ उसको जो है इन्वेस्ट भी कर देते हैं। अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो उसकी एसेट साइड में आ जाती है। ये तो ऑब्वियस है ना। देखो, फंड जो है वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर वो फंड को इन्वेस्ट कर दिया, कैश की फॉर्म में ना रखा, देखो कैश की फॉर्म में तभी कैश में एसेट्स में आएगा, लेकिन इन्वेस्ट कर दिया तो वो एसेट साइड में आएगा, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जितने भी, फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितनी भी रिसीट्स होंगी, जितनी भी इनकम्स होंगी, वो सारी फंड में ही प्लस माइनस करनी है। मेरा मतलब, मान लीजिए 1 लाख रुपए का फंड पड़ा हुआ है,
मान लो टूर्नामेंट फंड, उस 1 लाख रुपए में से हमने एक टूर्नामेंट करवा दिया, वहां हमने 60,000 रुपए खर्च कर लिए, तो 1 लाख में से कम कर दिया आपने, ठीक है ना। अच्छा, मान लो हमने टिकट्स बेची, उस टूर्नामेंट की टिकट से पैसा आया, 25,000 रुपए आ गया, तो उसी फंड में ऐड कर दिया। मेरा मतलब ये है लाइबिलिटी साइड में आपने क्या करना है, जितना फंड पड़ा हुआ है वो लिखा, अगर पुराना पड़ा हुआ है और पैसे मिले उसको ऐड कर दिया, उससे रिलेटेड जो भी पैसे आए, हाँ, उसमें से कुछ खर्चे करे वो माइनस कर दिया। तो सब कुछ इस तरीके से आपने करना है। मेरा कहने का मतलब है फंड से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने हैं, रिसीट्स है प्लस करनी है, इनकम्स है प्लस करनी है, ये सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करना है। तो क्या इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना? हमने तो कहा नहीं लिखना। पर अब ये बात आती है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसको जो है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना हो? तो हाँ दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी है। इफ, इस बात को देखना, इफ अवेलेबल फंड्स जो हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं ना आर लेस देन एक्सपेंडिचर। मान लो फंड कुल मिला के मेरे पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, खर्चा हो गया 1,05,000 रुपए का, तो ये 5,000 रुपए जो है ना, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड लिख दोगे। सो इफ अवेलेबल फंड्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर, तो जो डिफरेंस होगा ना दोस्तों, उसको आप डेबिट कर दोगे, कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो दोस्तों, हमने ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट, इसकी वीडियोस डाली हुई हैं, वो उनको देख लेना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एनपीओस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। तो मैंने ये कहा कि फंड्स को वैसे तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि खर्चे बढ़ जाएं और फंड कम है, उस केस में जो डिफरेंस का अमाउंट है ना, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दो, फिर उसके इसमें बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचेगा, तो खत्म हो गया ना। वो तो खत्म हो गया भाई। 1 लाख पड़ा था, 1,05,000 का खर्चा कर दिया, तो 1 लाख तो बैलेंस शीट से खत्म हो गया, वहां से यूज कर लिया। 5,000 जो है उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो फंड से रिलेटेड मैंने आपको बात बताई, ठीक है। एक बात मुझे और बतानी है, मेरा ख्याल है ये सारे पॉइंट्स आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास लिखे होने चाहिए आपके पास, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बताऊंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। अच्छा दोस्तों, अगली बात ये है कि फंड जो है ना किस तरीके के हो सकते हैं। फंड जो है कंजम्पशन के बेसिस पे देखें तो 2 तरीके के हो सकते हैं। कंज्यूमेबल फंड्स मैंने कहा 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं कंज्यूमेबल, अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, और दूसरा हो सकता है नॉन कंज्यूमेबल। देखो, जैसे कि हम एग्जांपल कह रहे हैं ना, टूर्नामेंट फंड। अब देखो, टूर्नामेंट फंड का क्या मतलब है? टूर्नामेंट का पैसा पड़ा हुआ था, आपने उसके लिए फंड बचा के रखा, आपने टूर्नामेंट कराया, वो पैसा खत्म, अब वो पड़ा नहीं है, खत्म हो गया ना। डांस फंड, प्राइज फंड भाई क्या था? प्राइजेस के लिए पैसा बचा के रखा हुआ आपने, प्राइजेस हमने प्राइजेस बांट दिए, फंड खत्म हो गया। तो कंज्यूमेबल फंड्स वो हैं जो खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम्ड आफ्टर स्पेंडिंग मनी। इनको जब हमने पैसा खर्च कर दिया, ये खत्म हो गए, ठीक है। तो ये तो बैलेंस शीट में क्या करते हो? बैलेंस शीट में आप जितने एक्सपेंसेस करते जाते हो ना, जितने एक्सपेंसेस करते जाते हो, उतना उस फंड में से माइनस करते जाते हो। नाम ही समझ आ रहा है, कंज्यूमेबल, कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसका मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया ना आपको, जैसे मैंने कहा टूर्नामेंट फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, डांस फंड, एग्जीबिशन मान लो आपने कराना है, उसके लिए फंड बना के रखा। इस तरीके के कहने का मतलब है किसी खास काम के लिए पैसा रखा और काम करवा लिया, ये पैसा खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो होते हैं नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि पैसा आपने फंड में से तो खर्च कर लिया, लेकिन असल में वो आपकी कोई एसेट क्रिएट हो गई। मेरा मतलब, मैंने क्या कहा? एसेट क्रिएटेड। ये खर्च करने पर, आफ्टर स्पेंडिंग, पैसा खर्च करने पर कोई आपकी नॉन करंट एसेट तैयार हो गई। मैं इसका एग्जांपल बताऊं, आप तब समझोगे। जैसे कि बिल्डिंग फंड। देखो दोस्तों, अगर आपने बिल्डिंग फंड में आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उस 10 लाख में से आपने मान लो कुछ रेनोवेशन, मतलब कुछ बिल्डिंग
कंस्ट्रक्ट कराई, आपने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो बिल्डिंग फंड में से तो आपके खत्म हो गए पैसे, है ना? बिल्डिंग फंड में से तो 8 लाख खत्म हो गए, लेकिन असल में ये पैसे कहीं गए नहीं, आपकी 8 लाख की बिल्डिंग तैयार हो गई। तो मैंने ये कहा कि इसमें क्या होते हैं, कोई एसेट जनरेट हो गई, कोई क्रिएट हो गई, क्रिएट कह लो या जनरेट कह लो, कोई एसेट जनरेट हो गई। इसी तरीके से जैसे मैं कह सकती हूँ पेविलियन फंड, जैसे ये ना उनके लिए जो होते हैं ना स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह होते हैं, उनके पास ग्राउंड है, पेविलियन है, तो उन्होंने उस पर पैसा लगाया, तो पेविलियन तैयार कराया, तो पेविलियन कहीं गया थोड़े ना, है ना? तो पेविलियन फंड, इस तरीके से मैं कह सकती हूँ ग्राउंड फंड, मान लो अपने ग्राउंड से मेरा मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह की बात है, ग्राउंड फंड, ये इस तरीके से। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने ये कहाँ पर आपको बोला कि एक्सपेंसेस करने के बाद जो है कंज्यूमेबल फंड्स खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, खत्म तो होते नहीं। तो देयरफॉर दोस्तों आप क्या करते हो कि जैसे जैसे पैसे स्पेंड करते जाते हो ना आप इन पर, तो आप इसको साथ में या उसमें से तो खत्म कर दिया आपने, मान लो बिल्डिंग फंड है 10 लाख में से आपने 8 लाख खर्च कर दिए, तो बिल्डिंग फंड में से 8 लाख खर्च करे, माइनस कर दिए, लेकिन वो पैसा गया थोड़े ना, आपकी एसेट तो जनरेट हो गई। तो जितना पैसा खर्च करते जाते हो ना, साथ के साथ कैपिटल फंड में ऐड करते जाते हो। तो मेरा मतलब क्या करना है इसका, आफ्टर स्पेंड करने के बाद उस फंड में से तो माइनस कर लिया, जैसे मान लो बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड में से तो माइनस कर लिया, लेकिन साथ में ही दोस्तों कैपिटल फंड में इसको जोड़ दिया। क्योंकि रीजन क्या जोड़ने का, वहां क्यों नहीं जोड़ा था, क्योंकि वहां हमने कहा है कि भाई वो खत्म हो गया पैसा, लेकिन यहाँ पर तो एसेट जनरेट हो गई ना, तो जितना खर्च करा उतना कैपिटल फंड में जोड़ दिया। मान लो बिल्डिंग फंड है 10 लाख का पड़ा था, 8 लाख की बिल्डिंग बनाई, 8 लाख माइनस कर दिया बिल्डिंग फंड में से, लेकिन साथ में 8 लाख रुपए कैपिटल फंड में ऐड भी कर दिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बातें बताई किससे रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, कि फंड्स क्या है, फंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कंज्यूमेबल फंड्स हैं तो क्या करना है, नॉन कंज्यूमेबल है तो क्या करना है। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बात समझ में आएगी। जब आप करोगे ना तो ध्यान रखना, देख लेना कि वो कंज्यूमेबल फंड है कि नॉन कंज्यूमेबल है। ठीक है, तो मैं इसको रब करूं, मेरा ख्याल आप स्क्रीनशॉट लेते जाते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है दोस्तों, चल आइए हम करते हैं इसका क्वेश्चन। मैं आप क्वेश्चन एक रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन आपको जो है ना दोस्तों वहां पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का लिंक है, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ AB स्पोर्ट्स क्लब, शो द रेलेवेंट फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लब फॉर 23-24। हमारा जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है ना वो है 23-24। ठीक है दोस्तों, चलो ये करंट अकाउंटिंग पीरियड है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। हमें 31 मार्च 2024 को रिसीट्स एंड पेमेंट में चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा क्या क्या है, रिसीट साइड में देखो क्या लिखा है, रिसीट साइड में लिखा है मैच फंड 40,000, फिर इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमने मैच फंड का इन्वेस्टमेंट कर रखा था ना, उस पर हमको इंटरेस्ट मिला 6,000 का। ठीक है, मैच एक्सपेंसेस, हमने 1,90,000 रुपए के मैच एक्सपेंसेस करे हैं। 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट हमने करी है 1723 को, 1,20,000 रुपए की। ठीक है, यू आर इन्फॉर्म दैट ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी साल के शुरू में आपके पास मैच फंड था 1,20,000 का। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें इसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट में ऑलरेडी लिखा है, रिसीट साइड में लिखा है कि फंड कितना आया, कितना इंटरेस्ट मिला। एक्सपेंसेस साइड में, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है कि कितना हमने खर्चा करा और कितने की हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है। ठीक है, 17 को करी थी। चलो तो हम इसको शो करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट बनाऊं एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब मैं ये पता करूं कि पिछले साल कितना फंड पड़ा था पुराना, वो हम लिखेंगे, और फिर मैं बनाऊं साथ में बैलेंस शीट, किस डेट को, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24, यानी साल के एंड में। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन कहता है
कि 1/4/23 यानी साल के एकदम शुरू में, या एक्चुअली स्पीकिंग पिछले साल के अंत में आपके पास मैच फंड पड़ा था 1,80,000 का। तो आपने लाइबिलिटी साइड में लिखा मैच फंड, ये पिछला पड़ा हुआ था कितना, 1,80,000, ठीक है, पड़ा हुआ था। अब ये जो पिछला पड़ा हुआ है ये इस साल की शुरुआत में भी पड़ा हुआ है, तो इस साल की बैलेंस शीट में भी आप बोलोगे लाइबिलिटी साइड में मैच फंड है। मैच फंड, कितना मैच फंड पड़ा हुआ है आपके पास, आपके पास मैच फंड पड़ा हुआ है 1,80,000। मैं इसे इनर कॉलम में शो करूंगी सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। ओके, चलिए अब उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है जी, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आपने मैच फंड इन्वेस्टमेंट पर 1,20,000 रुपीज सॉरी इन्वेस्ट करे 1723 को। तो ये साल के जो 17 को करें तो साल के एंड में भी तो पड़े हुए हैं ना आपके पास। तो आपने यहाँ पर लिखा एसेट है ये आपकी, जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे वो एसेट है, जैसा कि मैंने बताया था 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 रुपीज की, ठीक है। ये आपने इन्वेस्ट करे तो आपकी एसेट है। चलो अब आपने इसको इन्वेस्ट करा। अच्छा आगे मैच फंड रिसीट साइड में 40,000 रुपए की रिसीट्स फंड आपको और मिला इस साल 23-24 में 40,000 रुपए का फंड और मिला। मैंने क्या बताया था कि फंड में ही ना जितने पैसे आते जाएं ऐड करते चलो, जितने निकलते जाएं वो माइनस करते जाओ जो खर्चे हो गए। तो 40,000 का फंड आपको और मिला, तो यहाँ पर आप लिख दो भाई क्या, एड रिसीट्स, मतलब आपको आपके मेंबर्स ने 40,000 रुपए का फंड और दिया, इसको ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा अब खर्चे, आपने इसमें से ना कुछ खर्चा भी करा, सॉरी 1,90,000 रुपीज का आपने खर्चा भी कर दिया। मैच एक्सपेंसेस, आपने कोई मैच कराया उसमें खर्चे कर दिए, तो उसको माइनस कर दो, लेस एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस कितने के हैं भाई, 90,000 रुपीज के, है ना। तो ये मैंने 90,000 माइनस कर लिया। इसके अलावा क्या है भाई, इसके अलावा ना देखो आपने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे 10% इन्वेस्टमेंट पे। 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक साल का इंटरेस्ट आपको 10% मिलता है। तो 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू आपने ना 17 को इन्वेस्ट करा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है आपका, देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का, 9 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट बनता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 10,800, ठीक है ना, 12 में 108, ठीक नहीं सॉरी 9,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बनता है। लेकिन उसमें से मिला कितना, मिला क्वेश्चन कहते हैं 6,000 रुपए का मिला, बाकी बाद में मिलेगा, आउटस्टैंडिंग है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखो एड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने का इंटरेस्ट मिला, 6,000 रुपए का, है ना, ठीक है ना। और लेकिन 3,000 का मिलना भी तो है, 9 का बनता है ना, मिला 6 तो 3,000 मिलना है, तो जो मिलना है वो भी तो आपकी इनकम है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट तो यूज करनी पड़ेगी। नहीं मिला पर मिलना तो है, इनकम तो मैं मानू ना, तो मैं यहाँ पे लिख दू एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 रुपए। और दोस्तों जो पैसे मिलने हैं वो आपकी एसेट भी तो है ना, जो पैसे मिलने हैं वो एसेट भी तो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000। आप बोलोगे कि मैंने 6,000 क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि 6,000 तो मिल गए, है ना। अरे नोना लाइट तो जाली नहीं माइक दी, पहले बंद कर